हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि ऐसे कौन से 4 पॉइंट है जो आपको कोई भी प्रॉपर्टी प्लान करने से पहले अपने एंड पे शॉर्टलिस्ट कर लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। जिसमें हमने डिस्कस किया लोकेशन, बजट, पर्पस और फंड फ्लो के बारे में। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये डिसाइड करना बड़ा इजी हो जाता है कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर्टी ढूंढनी है। एक पर्टिकुलर एरिया आपको समझ में आता है और इन पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए या इनको समझने के लिए आपको किसी भी मार्केट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंदर सारे जो इनपुट्स होते हैं वो आपके ऑन होते हैं। और इस वीडियो में जो आज की हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसमें हम समझेंगे कि जब आप पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लेते हो, देन उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स के फ्लैट होते हैं। तो उन फ्लैट्स में से ऐसा कौन सा फ्लैट है या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को 100% या मैक्सिमम फुलफिल करती है। उस प्रॉपर्टी को चूज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है या क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है लोकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन फैक्टर होता है वो उसकी लोकेशन होता है कि वो प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है। लेकिन वो लोकेशन, वो प्रॉपर्टी हमारे लिए तभी वैल्यूएबल होती है जब वो हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारे बजट और हमारे पर्पस को फुलफिल करती हो, दोनों को मीट करती हो। जिसमें मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैक्सिमम हमने देखा, हमारे यहाँ पे देखा गया है कि जो लोग हैं उनकी जो पहली पसंद है एंड यूज पर्पस से वो एक डेवलप लोकेशन ही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के अंदर आपका गोल्फ कोर्स रोड हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, आपका एमजी रोड है। ये डेवलप लोकेशन है कंपैरेटिवली अदर सेक्टर। ये थोड़ी प्रीमियम लोकेशंस हैं जहां लोग रहना पसंद करते हैं। बट समटाइम जिन लोगों का बजट लिमिटेड है या साथ ही साथ वो लोग जो एंड यूज पर्पस से प्रॉपर्टी देख रहे हैं बट उनका जो शिफ्ट करने का प्लान है वो 2-3 साल बाद का है, वो दोनों ही कैटेगरी वाले लोग एक अंडर डेवलप्ड लोकेशन में भी फ्लैट देख सकते। फ्रेंड्स, अगर हम गुड़गांव की लोकेशंस की बात करें, गुड़गांव में आपका न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों ही अंडर डेवलपमेंट लोकेशंस हैं, जहां पे इन फ्यूचर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों ही देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें न्यू गुड़गांव की, तो कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। जिसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है सबसे मेन पॉइंट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया की जो कनेक्टिविटी है NH8 हो गया आपका, प्लस आपका द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड, ये तीनों ही रोड से आपका बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। तो इन फ्यूचर में कनेक्टिविटी की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सेकेंडरी अगर हम बात करें, सेक्टर 36A के अंदर में जो रोड के बिल्कुल अपोजिट में ही है, वहां पे ऑलरेडी ISBT की लैंड एलोकेटेड है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर वो बनते ही कनेक्टिविटी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्टर 88 और उसके आसपास का कुछ एरिया ऑलरेडी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आपका एलोकेटेड है। यहाँ पे आपको इन फ्यूचर IT सेक्टर प्लस आपका SCOs कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑलरेडी, तो वो भी आपको काफी जल्दी जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में काफी अच्छे डेवलपर्स की सोसाइटी है जो कि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। जैसे अगर हम बात करें DLF हो गया आपका, देन उसके बाद में वाटिका सिटी है, आपका बेस्टेक हो गया, SS ग्रुप हो गया, इन काफी सारे ग्रुप्स की सोसाइटीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है जिसमें फैमिलीज रहती है। उसके बाद अगर हम एक मेन पॉइंट की बात करते हैं, मानेसर यहाँ से जो है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे मानेसर आपको पता है कि इसमें करीब करीब 3400 कंपनी है जो ऑलरेडी वर्किंग है। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और लोगों की बेसिकली यही ख्वाहिश रहती है कि भाई अपने वर्किंग स्टेशन के जितनी नियर बाई में हो सके उतनी नियर बाई में आपको घर मिल जाए। प्लस एक और मेजर फैक्टर आता है कि इन फ्यूचर, नियर बाई फ्यूचर के अंदर में यहाँ पे आपका मानेसर टोल टैक्स भी रिमूव हो जाएगा। मे बी विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर में ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो जिससे आपको और ये जो मेंटल ब्लॉकेज होता है लोगों का कि भाई हम काफी दूर चले गए, वो भी आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिनकी वजह से आपको इन फ्यूचर न्यू गुड़गांव में अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सेम गोज फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की, अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है नियर टू दिल्ली की कनेक्टिविटी, जो मेन पॉइंट है। सेकंड अगर हम बात करें IGI की जो कनेक्टिविटी है, वो आपका सेकंड पॉइंट आता है। देन सेम गोज फॉर कि अच्छे डेवलपर्स की यहाँ पे सोसाइटी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर आप बात करें शोभा, चिंटल्स, टाटा, शाहपुर जी, इन सभी की सोसाइटीज जो है यहाँ पे
अंडर डेवलपमेंट है या बन चुकी हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं सेक्टर 112 से लेकर के 115 सेक्टर तक जो भी आपका एरिया है उसमें काफी सारा जो है कमर्शियल पैच है, जहां इन फ्यूचर आपको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आईटी सेक्टर और आपका जो है आईआईटी एसईजेड सेक्टर्स जो है वो कंप्लीट होंगे ही होंगे। प्लस मेन जो फैक्टर है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेस 29 किलोमीटर पैच है जो मेन आपका यहाँ पे आपको अप्रिशिएशन देखने में मदद करेगा, क्योंकि ये एक 29 किलोमीटर पैच है जो कि गवर्नमेंट दिल्ली से लेकर मानेसर तक कंप्लीट कर रही है और काफी अच्छे लेवल पे इस पे काम चल रहा है। और गवर्नमेंट ने साथ साथ ये भी अनाउंस किया है कि अगले साल 2022 सितंबर तक मोस्ट प्रोबेबली इसका जो है आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो मेजर एरियाज हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से आपको इन दोनों लोकेशंस पे ही अप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लोकेशन के बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है बिल्डर बैकग्राउंड। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में जब आप प्रॉपर्टी सर्च करने जाते हैं तो मार्केट में आपको सभी तरह के डेवलपर्स मिलेंगे, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, सब तरह के डेवलपर्स आपको मार्केट में मिलते हैं। तो किस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है वो आपको कैसे पता लगाना है, कैसे आप उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, अपने लिए कैसे प्रॉपर्टी चूज करेंगे, उस चीज के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट आज तक लॉन्च किए हैं, उसमें से कितने प्रोजेक्ट उसने टाइमली डिलीवर किए हैं, कितने प्रोजेक्ट उसके अंडर कंस्ट्रक्शन। ये होगी पहली बात, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, आपने प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। सेकंड आप देखेंगे बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो उसके डिलीवर प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर जो लोग रहते हैं या उस पर्टिकुलर बिल्डर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो कैसी है आपकी, वो एवरेज है, अच्छी है, बुरी है, वो आपको एक बार विजिट करने से पता चल जाता है। आप उसके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जाकर विजिट करके देख सकते हैं। थर्ड वन जो पॉइंट आता है वो आती है आफ्टर सेल सर्विसेज। बिल्डर अपने बिल्डिंग्स को बनाने के बाद में उनको किस तरीके से टेक केयर करता है, उनको मेंटेन करता है या नहीं करता है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, ये भी आपको उसकी एग्जिस्टिंग जो डिलीवर प्रोजेक्ट है उनको देखने से आपको पता चल जाएगा। और फोर्थ और मेन आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है प्रोजेक्ट्स की बैंक फंडिंग। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप और मैं एज एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो हम इतने लीगल डॉक्यूमेंटेशन कभी भी चेक नहीं करते, ना ही कर पाते हैं। जबकि जो बैंक, जो एक नेशनलाइज बैंक होता है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को फंड करने से पहले उसको अच्छी तरीके से लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लेता है, क्योंकि 70-80% पैसा बैंक का भी लगता है उसके अंदर, तो उनका जो रिस्क होता है वो हमसे थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है। तो जहां पे प्रॉपर्टी को जो नेशनलाइज बैंक फंड करते हैं वो प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा सेफ होती है कंपेयर टू उसके जहां एनबीएफसी फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसी किसी भी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करते हैं, नेशनलाइज बैंक के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वो किन पर्टिकुलर आप ये मान लो कि प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, फाइनेंशियली वो कितने साउंड है, ये चीजें वो अपने बिहाफ पे चेक कर लेती हैं। तो आपको ये सब चीजें किसी भी बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों बिल्डर बैकग्राउंड के बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप प्रॉपर्टी कोई भी लेने जाते हैं। तो कि पर्टिकुलर जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके अंदर एक्चुअल यूजेबल एरिया आपको मिल क्या रहा है उसके अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में 3 तरह की टर्म्स होती हैं। फर्स्ट आपकी जो है इसके अंदर आती है कारपेट एरिया, देन उसके बाद आता है आपका बिल्ट अप एरिया, उसके बाद आपका आता है सुपर बिल्ट अप एरिया या सुपर एरिया। हम बात करें अगर कैपिटल एरिया की तो ये बेसिकल आपका एक्चुअल यूजेबल एरिया होता है विदाउट वॉल्स। देन उसके बाद आता है बिल्ट अप एरिया आपका, जिसमें आपकी जो वॉल्स होती हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। एंड जो आपका सुपर एरिया आता है वो होता है आपका बिल्ट अप एरिया प्लस आपका कॉमन यूटिलिटी जो एरिया होता है उसको क्लब करने के बाद में आपका बनता है सुपर एरिया। इसमें एक चीज मैं आपको नोटिस करने के लिए बता देता हूं कि अगर आप लग्जरी रेजिडेंशियल्स की बात करते हैं तो उसमें करीब करीब आपका 15% से लेकर के और 35% तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। हो सकता है जो आप 100 गज की प्रॉपर्टी खरीदें, अगर आप 100 स्क्वायर फीट का कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्चुअल यूजेबल एरिया है वो आपको 65 स्क्वायर फीट ही मिले, क्योंकि जो बाकी का 35 स्क्वायर फीट है वो आपका कॉमन यूटिलिटी की चीजों के अंदर में आपका जो शेयर है उसके अंदर कंज्यूम हो गया है। ठीक है, तो ये आपका हुआ रेजिडेंशियल लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो करीब करीब 35% से लेकर के और 55% तक की लोडिंग फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। दैट मीन कि हो सकता है 100 स्क्वायर फीट की दुकान में आपको जो है
वो 50% एरिया ही यूजेबल एरिया मिले, 50% आपका जो है कॉमन यूटिलिटी में चला जाए। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो है ये मार्केट स्टैंडर्ड्स हैं। इन फ्यूचर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे, रेंट करेंगे, परचेज करेंगे, तो इसी के बिहाफ पे आपकी प्रॉपर्टी सेल, रेंट और परचेज होगी, जो आपका सुपर एरिया है, ना कि आपके कारपेट एरिया के हिसाब से। और आपके लिए एक चीज मैं और सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन फ्यूचर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी आप कंपेयर करेंगे जब चीजों को, तो आप दोनों इक्वल डेवलपर्स को ही कंपेयर करें। ऐसा नहीं कि ये आपने ए क्लास डेवलपर ले लिया, एक सी क्लास आपने डेवलपर ले लिया, आपको सी क्लास डेवलपर ज्यादा एरिया दे रहा है, आपका ए क्लास डेवलपर आपका कम एरिया दे रहा है, तो आप सी क्लास पे जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आफ्टर सेल सर्विसेज और बहुत सारे अदर मैटर्स भी होते हैं जो आपको उसके अंदर में देखने चाहिए। तो दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। काफी बार ये देखा गया है कि एक फैमिली जो पहले एक 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में थी, उसने एक नया फ्लैट परचेज किया, वो भी 2000 स्क्वायर फीट का है, दोनों फ्लैट इक्वल साइज के हैं। बट जो पहले फ्लैट था उसे बड़ा लगता था, अब जो उसने फ्लैट में शिफ्ट किया वो उसे छोटा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेन फैक्टर होता है लोडिंग का। पहले जो फ्लैट था वो लेट से उस बिल्डर ने 20% लोडिंग के साथ में बनाया था। दैट मीन्स कि 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में अगर 20% लोडिंग आप डालते हैं तो उसका एक्चुअल यूजेबल एरिया आएगा, वो आएगा 1600 स्क्वायर फीट। दैट मीन्स कि उसे 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिला हुआ है। एक्चुअल यूजेबल जो एरिया है 1600 स्क्वायर फीट है। लेकिन जो नया फ्लैट है, अगर उसने वो नया फ्लैट जो नया बिल्डर ने बनाया है वो 30% लोडिंग के साथ में बनाया है, ठीक है, वो भी 2000 स्क्वायर फीट का, बट उसमें 30% लोडिंग है, तो उसके अंदर आपको जो एक्चुअल यूजेबल मिलेगा, यूजेबल एरिया मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1400 स्क्वायर फीट का। ये 200 स्क्वायर फीट का जो डिफरेंस होता है आपको, वो आपको कहीं ना कहीं देखने में आता है, ये आपको फील होता है, क्योंकि 200 स्क्वायर फीट लगभग आपका जो है 20 से 25 गज के आसपास में हो जाता है अप्रोक्सीमेट। तो वो आपको कहीं ना कहीं इन टोटल आपको देखने को समझ में आता है कि भाई हाँ, ये फ्लैट जो है उससे छोटा है, जबकि एरिया ओवरऑल जो है आपका सेम था। दूसरी चीज, अगर आप पैसों में बात करें, रेट्स की बात करें, तो ये वहां पे भी आपको जो है इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि अगर आप मान लो 6000 रुपए स्क्वायर फीट का कोई बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा है, 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर 6000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट अगर आप लगाते हैं, ठीक है, अगर आप उस पर 20% की लोडिंग डालती हैं, तो दैट मीन्स कि वो फ्लैट आपको एक्चुअल जो बीएसपी कॉस्ट करता है वो आता है 7200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। 6000 रुपए प्लस 20% डिफरेंस आपका, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपका 30% का डिफरेंस आता है, तो उस कंडीशन में वही फ्लैट आपको 7800 रुपए बीएसपी कॉस्ट पे पड़ रहा है। यानी कि 600 रुपए स्क्वायर फीट आप जो है नए फ्लैट के अंदर में ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि आपको एरिया कम मिल रहा है, जबकि उन फ्लैट, दोनों फ्लैट का जो एरिया है वो सेम है। तो इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ जब आप फ्लैट परचेज करने जाते हैं, तो एक्चुअल यूजेबल जो बेसिक आपका जो एक्चुअल यूजेबल एरिया वो कितना आपको मिलता है, जिसको आप यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दूसरा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है प्रॉपर्टी का पेमेंट प्लान। आपको पता है मार्केट में कई तरह के पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सीएलपी पेमेंट प्लान है, टीएलपी है, सबवेंशन पेमेंट प्लान है, पीएलपी पेमेंट प्लान है, बहुत सारे पेमेंट प्लान है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है, या कई लोगों को ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये पेमेंट प्लान बायर को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। तो सबसे पहले जैसा हमने मार्केट में देखने में आता है, जो नॉर्मल पेमेंट प्लान है वो है सीएलपी पेमेंट प्लान, जो है कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, बेसिकली बिल्डर आपको एक सर्टेन कंस्ट्रक्शन स्टेटस के हिसाब से डिमांड करता है, जैसे दूसरे फ्लोर पे डिमांड करना है, फिर थर्ड फ्लोर पे, फिर आपका फिफ्थ फ्लोर पे, इस तरीके से सर्टेन फ्लोर्स के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन स्टेटस के हिसाब से आपको डिमांड करता है। दूसरा हमारा पेमेंट प्लान आता है टीएलपी पेमेंट प्लान। मैक्सिमम जितने भी अफोर्डेबल सेगमेंट के जो फ्लैट्स हैं, वहां पे गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्डाइज पेमेंट प्लान है, वो है आपका टीएलपी प्लान, यानी कि टाइम लिंक पेमेंट प्लान। यहाँ आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में पेमेंट आपकी जो है बिल्डर डिमांड करता ही करता है आपसे। आपने देखा होगा अफोर्डेबल के अंदर 6-6 महीने के बाद में आपसे डिमांड की जाती है। उसका रीजन यही है क्योंकि वो एक टाइम लिंक पेमेंट प्लान है। वहां आपसे बिल्डर एक 6 महीने के बाद में डिमांड करेगा ही करेगा। उसके बाद में एक पेमेंट प्लान जो कि सबसे यूनिक और बढ़िया पेमेंट प्लान आता है, वो आता है पीएलपी पेमेंट प्लान, जिसे हम पीएलपी या फिर फ्लैक्सी पेमेंट प्लान भी बोलते हैं। पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान या फ्लैक्सी पेमेंट प्लान, ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमाइजेशन पे। यहाँ बिल्डर आपको जो है अपनी मार्केट के हिसाब से
इस पेमेंट प्लान को कस्टमाइज कर देता है। आपने मार्केट में देखा होगा 35-30-35 का पेमेंट प्लान देखा होगा, 30-70 आपने देखा होगा, 50-50 आपने देखा होगा। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट पहले देना पड़ता है। अगर आपका वो पोजीशन लिंक है, एक सर्टेन अमाउंट आपने जो है स्ट्रक्चर पे दे दिया और उसके बाद कुछ अमाउंट जो है आपने पोजीशन पे दे दिया। कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि भैया आपने एक सर्टेन अमाउंट स्टार्टिंग में दिया बुकिंग के टाइम पे और उसके बाद आपने बाकी सारा अमाउंट पोजीशन के टाइम पे दिया। तो इसे हम बोलते हैं पीएलपी पेमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट देने के लिए, तो आपका थोड़ा बजट अगर ऊपर नीचे हो तो वो टाइम के हिसाब से आप उसको एडजस्ट भी कर लेते हो, आपके लिए थोड़ा सूटेबल रहता है। उसके बाद एक और पेमेंट प्लान आता है जो आजकल थोड़ा कम देखने में आता है, वो आता है सबवेंशन प्लान। इस पेमेंट प्लान में बेसिकली क्या होता है, इस प्लान के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड की जो ईएमआईज होती है, जो उसका बेसिकली इंटरेस्ट होता है आपका बैंक का, वो आपका आपके बिहाफ से बिल्डर पे करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा 2080 या 1090 के जो पेमेंट प्लान्स होते हैं, बड़े बिल्डर इस तरह के भी पेमेंट प्लान आपको ऑफर करते हैं। इसमें क्या होता है कि बिल्डर आपके बिहाफ से लोन जो है वो अवेल कर लेता है, बट पोजीशन तक आपकी जो इंटरेस्ट आना था उस बैंक लोन का, वो आपके बिहाफ से बिल्डर पे करता है। इससे क्या होता है कि बिल्डर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है और बायर को एक सर्टेन टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। उसके पास में एक टाइम ड्यूरेशन का गैप उसको मिल जाता है जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन है, इवैल्यूएशन क्या होगी इन फ्यूचर 2-3 साल बाद, उसको वो देख पाता है और उसके हिसाब से आगे जाकर के वो डिसीजन ले पाता है कि इन फ्यूचर मार्केट में उसका क्या अप्रिशिएशन आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू नहीं करेगा, अगर आया तो उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो पेमेंट प्लान है पीएलपी और सबवेंशन पेमेंट प्लान, ये दोनों ही बायर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। बट इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभी बिल्डर आपसे इन पेमेंट प्लान की भी पीएलसी चार्ज करता है, एडिशनल पैसे चार्ज करता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि भाई वो कितनी चार्ज कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या आपको पैसे ले रहा है तो कितने पैसे ले रहा है। ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए काफी इफेक्टिव ये चीजें आएंगी। और साथ ही साथ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में हमें एक और पेमेंट प्लान देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं डीपी, डाउन पेमेंट प्लान। इस पेमेंट प्लान में बेसिकली आपको 45 से 60 दिन के अंदर बिल्डर को टोटल पेमेंट करनी होती है, जिसमें से आप मोस्टली 80% लोन से कर सकते हैं, 20% सेल्फ फंडिंग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, जैसे भी आपको पेमेंट करनी है। बट आपको सर्टेन टाइम पीरियड मिलता है 45 से 60 दिन के अंदर। तो दोस्तों हमारा फाइनल पॉइंट है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, जो एडिशनल एक्सपेंसेस जिसे आप हिडन चार्जेस भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्केट के अंदर जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी की बेस वैल्यू के साथ में आपको एडिशनल चार्जेस भी काफी सारे होते हैं जो पे करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका एडीसी आईडीसी हो गया, रजिस्ट्री हो गया, उसके अंदर आईएफएमएस कॉस्ट हो गई, क्लब मेंबरशिप है, कार पार्किंग है, आपका जीएसटी हो गया, ये सभी चीजें पीएलसी वगैरह आपको सब कुछ पे करना पड़ता है। जिसमें से काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल होती है, जिसमें जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस हैं उस पर आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, बट पीएलसी वगैरह होते हैं जिस पे आप बिल्डर से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि बिल्डर से आपको कंफर्म करना है कि आपका जो डील प्राइस है उसके अंदर में कौन से एडिशनल चार्जेस आपके ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और क्या क्या वो चीजें हैं जो कि उस डील प्राइस से एक्सक्लूडेड है। तो एक्सक्लूडेड चीजों का डेफिनेटली सी बात है कि आपको जो है वो प्राइसेस भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इन फ्यूचर उन एक्सक्लूडेड चीजों के आपको कितने प्राइस पे करने हैं, क्योंकि वो इन टोटल आपके बजट का ही पार्ट होता है। सेकेंड थिंग रखना है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अलग अलग जो डेवलपर्स है उनका इन टोटल एक एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक प्राइस क्या है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं एरिया का प्राइस है 6,000 रुपए स्क्वायर फीट, वहां पे कोई प्रॉपर्टी मिलती है जो 4,000 रुपए से लेकर के और 6,000 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी से उसको कंपेयर करना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बिलो मार्केट रेट है, एवरेज मार्केट रेट है या अबव मार्केट रेट है। डेफिनेट सी बात है कि अगर बिलो है या एवरेज है तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है, लेकिन अगर वो अबव मार्केट रेट है, 6,000 रुपए का रेट जा रहा है हायर साइड पे, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं 8,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उस कंडीशन में वो एडिशनल पैसे आप किस चीज के लिए दे रहे हैं ये भी आपको चेकआउट करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स पे काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स एट लास्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो इन सभी ऑप्शंस को आप समराइज करके कहीं नोट डाउन कर ले, जिससे कि बिल्डर से डिस्कस करते समय कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो
और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग।